Hello, friends. I'm CS Saurabh Mani. I'm a father of a son married to a superwoman. I'm having experience of more than 12 years in finance and banking. I worked with HDFC, Tata Capital, Aditya Birla, and now with Shriram City Union. Today, I have come across on another topic, TDS, and I'm very much sure after watching the whole video, you will came to know about the various important sections. What are the provisions, the rates at which the TDS is to be deducted. So stay tuned till end of the video. So friends, टॉपिक स्टार्ट करते हैं डिडक्शन एंड कलेक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स। ये एक स्लाइड में आपको पता चलेगा कौन कौन से सेक्शंस जो हैं मैं इस वीडियो में कवर अप करूंगा। इसमें है सेक्शन 192 फॉर सैलरीज, 192A TDS on accumulated balance due to employee, 193 interest on securities, 194 interest TDS on dividend, 194A TDS on interest other than interest on securities, 194B winning of lottery and puzzles or card game or other game, 194BB winning from horse race, 194C TDS on payment to contractor, 194D TDS on commission, 194DA payment in respect of life insurance, 194G TDS on commission on sale of lottery tickets, 194H commissions other than insurance commission, 194I rent, 194IA payment on transfer of certain immovable property. This is very important section. 194IB payment of rent by certain individuals and HUF. 194IC payment under specified agreement. 194J fees for professional services, technical services, etc. 194K income in respect of units. 194LA compulsory acquisition of immovable property. 194M and O, these are the new sections. M is for the payment not covered under section 194CHJ. 194N is payment of certain amount in cash by banking company, cooperative bank or post office. And 194O is for payment of certain sum by e-commerce operators to e-commerce participants. So friends, मैंने ये सारी स्लाइड्स बनाई हैं, बहुत ही स्पेसिफिक स्लाइड्स हैं। आई थिंक आप अगर एंड तक जुड़े रहेंगे, बहुत ही कम टाइम में आपको TDS के बारे में पूरी नॉलेज देने की कोशिश करूंगा। सबसे पहला सेक्शन है जी 192 TDS ऑन सैलरीज। इसमें डिडक्टर कोई भी पर्सन होना चाहिए, कोई भी हो सकता है, और डिडक्टी जो है जिसका TDS कटा जाएगा वो रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट कुछ भी हो सकता है। रेट ऑफ TDS जो है वो एज पर द इनकम टैक्स स्लैब है। आपको पता ही है जो सैलरीज के अंदर जो TDS करता है वो स्लैब के बेसिस पे आपकी इनकम की कैलकुलेशन होगी और उसके बेसिस पे आपका टैक्स कटेगा। जो द की पॉइंट्स और नोट्स जो आपको ध्यान में रखने हैं, इनकम फ्रॉम प्रीवियस ऑनर एनी अदर इनकम इज टू बी क्लब्ड एंड ऑलरेडी डिडक्टेड TDS विल ऑल्सो बी कंसिडर्ड। मान लो आपने एक साल के अंदर एक जॉब चेंज कर ली है, तो आपके पिछले एम्प्लॉयर ने जो भी आपका TDS काटा था या जो भी सैलरी आपको दी थी वो सारी क्लब करके ही कंसिडरेशन की जाएगी आपकी TDS की कैलकुलेशन की। एम्प्लॉयर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कि वो सारे प्रूफ्स जो डिडक्शंस के हैं, एग्जाम्पशंस जो भी आप क्लेम कर रहे हो HRA की फॉर्म में, या होम लोन का इंटरेस्ट है, या कोई भी अलाउंसेज आप एग्जाम्पशन अगर आप क्लेम कर रहे हो, मेडिकल इंश्योरेंस की अगर आप क्लेम कर रहे हो, वो एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कि वो सारे प्रूफ्स को वो डॉक्यूमेंट करे। अच्छा, एक नया सेक्शन आपको पता है जो न्यू टैक्स रेजिमे के अंदर 115 BAC जो नया सेक्शन लॉन्च हुआ है, जिसके अंदर आपके पास एक ऑप्शन है, अगर आप 80C के बेनिफिट्स नहीं लेना चाहते, आप होम लोन का इंटरेस्ट आप नहीं क्लेम करना चाहते हैं, है ही नहीं आपके पास, या 80C के अंदर आपने इंश्योरेंस पॉलिसीज या फिर FDs कुछ भी इन्वेस्टमेंट या सेविंग्स नहीं कर रखी, तो आपके पास ऑप्शन है अब 115 BAC के अंदर आप अपनी इनकम टैक्स जो है वो अपनी फाइल कर सकते हो। आप जो टैक्स की कैलकुलेशन होगी 115 BAC के अंदर होगी, जिसके अंदर जो स्लैब्स हैं, जो स्लैब रेट्स हैं वो ऑल टुगेदर डिफरेंट हैं और काफ़ी कम टैक्स आपका रहता है। इवन आपने अगर 80C में इन्वेस्टमेंट्स नहीं कर रखी, आपका होम लोन नहीं चल रहा। हाँ, लेकिन इसमें एक क्रक्स है, मतलब एक ब्रेक इवन सा है। मैं मोटा मोटा बता दूं, अगर 10 लाख से ज़्यादा जिसकी सैलरी है, एनुअल पैकेज नेट टैक्सेबल इनकम 10 लाख से ज़्यादा अगर आ गई है, तो उसके लिए जो नई टैक्स रेज में है वो ज़्यादा बेनिफिशियल है। और बाकियों के लिए जो प्रीवियस वाली जो चल रही थी ओल्ड रेज में, जो टैक्स स्लैब्स हम बेसिक टैक्स स्लैब हैं उसके बेसिस पे वो ज़्यादा कंफर्टेबल रहती है। नेक्स्ट है जी, सैलरीज के अंदर आपको कोई भी जो आपका लॉस है वो सेट ऑफ की ऑप्शन नहीं रहती। मतलब बाकी अगर इनकम है, इनकम अदर सोर्सेज है, बिजनेस इनकम है या कोई और इनकम है किसी भी हेड के अंदर, तो आप जो लॉस है वो सेट ऑफ कर सकते हो, लेकिन इसके अंदर आपके पास ऑप्शन नहीं है। TDS विल बी डिडक्टेड बाय द एम्प्लॉयर आफ्टर गिविंग इफेक्ट ऑफ ऑल द डिडक्शंस, वो मैंने कवर कर ही दिया है। नेक्स्ट सेक्शन 192A, दिस इज ऑल्सो ऑन लाइक ऑन एम्प्लॉयज, ऑन द सैलरीड एम्प्लॉयज, सैलरीड असेसिस। और इसमें क्या रहता है, जो भी आपका प्रोविडेंट फंड का जो एक्यूमुलेटेड बैलेंस है वो जब भी आपको मिलता है तो उस पर 10% का TDS काटा जाएगा, लेकिन उसमें कंडीशन है
TDS अगर 50,000 तक का आपके पास अगर क्लेम जो प्रोविडेंट फंड अगर आपको मिल रहा है तो TDS की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। और दूसरा, अगर इन केस आप डिक्लेरेशन देते हो, मान लो आपने जॉब ही चली गई, आप जॉब कर ही नहीं रहे, रिटायर हो चुके हो, या फिर आपने वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया और बिजनेस वगैरह स्टार्ट करना चाह रहे हो, तो तब अगर आप अपना प्रोविडेंट फंड आप इन कैश करवा रहे हो तो उसमें आप एक डिक्लेरेशन दे सकते हो 197A, जिसमें फॉर्म जी या फॉर्म एच लगता है। फॉर्म एच होता है सीनियर सिटीजन के लिए, फॉर्म जी रहता है बाकी सभी के लिए। तो उसमें आप डिक्लेरेशन दे सकते हो कि आपकी इनकम इतनी नहीं है अभी जो टैक्स आपका काटा जाए, तो उस हिसाब से फिर आप इससे बच सकते हो, टैक्स नहीं कटेगा उस केस के अंदर। पैन मैंडेटरी है, अगर आपने पैन अपडेट करवाया ही नहीं था, आपके पास पैन है ही नहीं, तो इसमें जो मैक्सिमम मार्जिनल रेट 42.74 पे टैक्स लगेगा। नेक्स्ट है सेक्शन 193, TDS ऑन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़। अगर कोई भी सिक्योरिटीज़ पे अगर कोई इंटरेस्ट की पेमेंट बनती है तो उसमें भी 10% का TDS काटना होगा, लेकिन इसकी एग्जम्पशंस है। अगर TDS सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ के अगेंस्ट है तो TDS नहीं काटना। अगर इंश्योरेंस कंपनी को अगर कोई देना पड़ रहा है इंटरेस्ट तो उस पर भी TDS की प्रोविज़न एप्लीकेबल नहीं है। हाँ, अगर अगर कोई लिस्टेड सिक्योरिटीज़ भी हैं और डीमेटेरियलाइज फॉर्म के अंदर है और उसमें और 5,000 तक की अगर पेमेंट है इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़ पे, तो उसमें भी TDS काटने की ज़रूरत नहीं है। अगर रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन या पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन को कोई इंटरेस्ट पेमेंट है उस पर भी TDS 193 सेक्शन के अंदर एप्लीकेबल नहीं है। बाकी सारी जितनी भी इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़ हैं उस पर TDS कटेगा 10% के हिसाब से। नेक्स्ट है TDS ऑन डिविडेंड। इसका भी रेट 10% है। ये सेक्शन पहले नहीं था अब, लेकिन डिविडेंड टैक्सेबल हो गया तो उस पर भी TDS की क्लॉज एप्लीकेबल है। जो TDS है वो पेमेंट, डिविडेंड की पेमेंट करने टाइम या उससे पहले काट के ही पेमेंट दी जाएगी कंपनीज़ के द्वारा। और अगर इंश्योरेंस कंपनी को कोई डिविडेंड की पेमेंट बनती है तो उस पर TDS काटने की क्लॉज नहीं है। नो TDS इफ एनी पेमेंट मेड टू रेजिडेंट इंडिविजुअल अदर देन कैश एंड पेमेंट डज नॉट एक्सीड 5,000 इन ईयर। 5,000 तक की एग्जम्पशन है अगर वो बैंकिंग चैनल के थ्रू ही अगर हम डिविडेंड दे रहे हैं तो। TDS ऑन इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़, तो बाकी जितने भी इंटरेस्ट हैं, कोई हम एडवांसेस दे रहे हैं किसी को अनसिक्योर्ड लोन की फॉर्म में, अदरवाइज भी कोई भी किसी भी तरह का अगर इंटरेस्ट है तो उस पर ये सेक्शन 194A लगेगा और उस पर जो 10% की क्लॉज है वो एप्लीकेबल है TDS की। लेकिन इसमें जो मेन पॉइंट ध्यान में रखने वाले वो ये हैं, जो इंडिविजुअल या HUF जिसकी टर्नओवर अगर 1 करोड़ या रिसीट्स 50 लाख तक की हैं किसी भी पिछले फाइनेंशियल ईयर के अंदर, तो उसको TDS काटने की ज़रूरत नहीं है। कहने का मतलब, अगर वो ऑडिट की के दायरे में नहीं आ रहा लास्ट ईयर, प्रोसीडिंग ईयर, तो वो उसको TDS काटने की ज़रूरत नहीं है। सेकंड एग्जाम्पशन इसमें आ रही है, नो TDS इफ टोटल इंटरेस्ट पेबल इन द फाइनेंशियल ईयर डज नॉट एक्सीड 40,000। 40,000 तक का अगर इंटरेस्ट है पूरे साल के अंदर तो TDS काटने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो सीनियर सिटीजन को पे हो रहा है तो 50,000 तक की लिमिट है। बैंकिंग कंपनी या पोस्ट ऑफिस हो गया या कोई कोऑपरेटिव बैंक है और उसमें भी TDS की क्लॉज नहीं है अगर 5,000 तक का अगर वो पेमेंट का है। अगर नो TDS ऑन इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट, सेविंग अकाउंट के ऊपर TDS काटने की क्लॉज नहीं है इस सेक्शन के अंदर। पोस्ट ऑफिस की भी काफ़ी सारी स्कीम है, उसमें भी TDS एप्लीकेबल नहीं है, जैसे कोई किसान विकास पत्र है या कोई फिक्स्ड कोई स्कीम्स हैं उसमें भी TDS ये सेक्शन 194 स्पेसिफिकली एग्जम्प्ट है। अगर कोई बैंक या फाइनेंशियल कॉरपोरेशन या कोई LIC या UTI या कोऑपरेटिव सोसाइटी को हमें कोई इंटरेस्ट अगर देना पड़ रहा है, मान लो हमने कोई फंड्स बोरो किए हैं बैंकिंग कंपनी से, तो हम उस पर TDS की क्लॉज एप्लीकेबल नहीं है। हाँ, लेकिन NBFCs को अगर करेंगे तो वो ये सेक्शन लगेगा। कोई क्रेडिट सोसाइटी है या लैंड मॉर्गेज या लैंड डेवलपमेंट बैंक्स हैं उस पर भी अगर हम पेमेंट करते हैं इंटरेस्ट की तो TDS की एप्लीकेबिलिटी नहीं है। अगर कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी की कोई स्कीम है और उसकी कोऑपरेटिव सोसाइटी की टर्नओवर 50 करोड़ तक की है तो उस केस में भी 40,000 तक के इंटरेस्ट पे और 50,000 फॉर सीनियर सिटीजन अगर इंटरेस्ट दे रही है कोऑपरेटिव सोसाइटी तो उस पर भी TDS काटने की क्लॉज नहीं है। नेक्स्ट सेक्शन है इसमें मैंने 2 सेक्शन कवर करे हैं। 194B TDS ऑन विनिंग फ्रॉम लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल एक्सेट्रा एंड विनिंग फ्रॉम द हॉर्स रेस। इस पे 30% का टैक्स का है प्रोविज़न TDS काटने का। इसमें जो पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं, 10,000 तक की अगर पेमेंट हम पूरे एक फाइनेंशियल ईयर में कर रहे हैं तो और उसमें कोई TDS काटने की ज़रूरत नहीं है, चाहे वो लॉटरी से विनिंग है चाहे वो हॉर्स रेस से है। हाँ, लेकिन अगर वो NRI है, नॉन रेजिडेंट है, जिसको जो विनर है बेसिकली, तो उसमें फिर ये 10,000 वाली क्लॉज भी एप्लीकेबल नहीं है। उसमें
सेक्शन 195 के अंदर TDS काटना मैंडेटरी रहेगा, उसमें सेक्शन 194B नहीं लगेगा, 195 लगेगा, जो कि NRIs के ऊपर है, फॉरेन रिमिटेंस के ऊपर जो रहती है क्लॉज। जो ये पेयर है, जो भी ये लॉटरी रनिंग कर रहे हैं या हॉर्स रेस चला रहे हैं, उनको ध्यान में रखना है भी TDS काटा जाए। मान लो अगर कोई विनिंग प्राइस अगर इन काइंड है, नॉट इन द फॉर्म ऑफ चेक या बैंक के थ्रू या कैश के थ्रू नहीं है, तो उस केस के अंदर ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है किस तरह से TDS काटें, वो चाहे वो अपने जो विनर है उससे लेके काटें या खुद दें, जैसे भी करें, TDS जो अपफ्रंट ही कटेगा। नेक्स्ट सेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है 194C, TDS ऑन पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर्स। इसके अंदर कोई भी पर्सन अगर कोई पेमेंट कर रहा है किसी भी कॉन्ट्रैक्टर को, कंडीशन है वो रेजिडेंट होना चाहिए जिसको पेमेंट कर रहा है, तो उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट 1% है अगर जो पे कर रहा है वो इंडिविजुअल या HUF है, 2% है बाकी सारे केसेस के अंदर। लेकिन इसमें भी ध्यान रखने वाली चीज़ है, जो अगर इंडिविजुअल और HUF जिनकी टर्नओवर या रिसीट्स 1 करोड़ या 550 लाख्स यानी कि ऑडिट की लिमिट से अगर बाहर है, वो ऑडिट उन पे एप्लीकेबल नहीं था प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, पिछले फाइनेंशियल ईयर के अंदर, तो ये TDS काटने की ज़रूरत नहीं है उनको। और अगर पूरे साल के अंदर 30,000 एक सिंगल कॉन्ट्रैक्ट के अगेंस्ट, मतलब एक ही बार कॉन्ट्रैक्ट किया, उसकी अमाउंट 30,000 तक की थी, तो TDS नहीं काटने की ज़रूरत। या मल्टीपल एंट्रीज है, मान लो 10-10 हज़ार करके मल्टीपल पेमेंट्स हैं, 10,000 20,000 30,000, और उसका ग्रॉस टोटल 1 लाख तक का रहता है अगर साल के अंदर, तब भी ज़रूरत नहीं है। अगर 1 लाख क्रॉस होगा तो TDS की क्लॉज एप्लीकेबल होगी अंडर सेक्शन 194C। नेक्स्ट है अगर वो पर्सनल पर्पस के लिए यूज़ कर रहा है सारी की सारी जो भी फैसिलिटी है, जो कॉन्ट्रैक्ट है, जिसकी पेमेंट हो रही है, वो अगर पर्सनल पर्पस के लिए उसने फैसिलिटी यूज़ करी थी वर्क कॉन्ट्रैक्ट की, तो उस पर TDS एप्लीकेबल नहीं है, उसमें टर्नओवर भी जो है वो नहीं देखी जाएगी। एंड सेकंड, जो कॉन्ट्रैक्ट या वर्क जो उसकी एक डेफिनेशन है, इंक्लूड्स मैन्युफैक्चरिंग सप्लाइंग अ प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिकेशन ऑफ द कस्टमर बाय यूजिंग मटेरियल फ्रॉम सच कस्टमर और रिलेटेड पर्सन ऑफ सच कस्टमर। कहने का मतलब अगर तो एक इंसान अगर खुद ही मैन्युफैक्चरिंग करके प्रोडक्ट्स बेच रहा है किसी को, तो वो उस पर कोई TDS एप्लीकेबल नहीं है। लेकिन वही प्रोडक्ट्स अगर वो जिसके लिए बना, मतलब उसी से रॉ मटेरियल ले रहा है, उसके लिए बना के उसको वापस कर रहा है, यानी कि जॉब वर्क कर रहा है, तो उस केस के अंदर वो TDS की क्लॉज जो है वो एप्लीकेबल रहेगी। TDS जो है वो इनवॉइस वैल्यू पे रहेगा। अगर उसमें बाइफर्केशन है, मटेरियल की अलग बाइफर्केशन है, वर्क की अलग है, तो सिर्फ वर्क वाला जो पार्ट है बेसिकली उसी के ऊपर TDS कटेगा। अदरवाइज अगर उसकी बाइफर्केशन नहीं मेंशन की हुई तो पूरी इनवॉइस वैल्यू के ऊपर ही TDS कटेगा। जो गुड्स कैरेज कॉन्ट्रैक्टर होते हैं जिनके पास 10 व्हीकल्स हैं, 10 कैरेजेस हैं अप टू 10, उन पे TDS की क्लॉज एप्लीकेबल नहीं है। हाँ, अगर मान लो किसी के पास 10 से ज़्यादा ट्रक या गुड्स कैरेज हैं, तो उस पर फिर TDS लगेगा अगर उसको कोई पेमेंट की जा रही है, उसकी जो फैसिलिटी हम अवेल कर रहे हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखनी है, मान लो अगर किसी के पास गुड्स कैरेज है ही नहीं, फिर भी वो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी कर रहा है बाहर से हायर करके या जैसे भी करके, तो उस केस के अंदर TDS कटेगा। ये एग्जम्पशन उनके लिए नहीं है। नेक्स्ट है सेक्शन 194D, TDS ऑन इंश्योरेंस कमीशन। 194DA, पेमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। एंड देन 194G, TDS ऑन कमीशन ऑन सेल ऑफ लॉटरी टिकट। मैंने तीनों सेक्शन एक ही स्लाइड में कवर करे हैं क्योंकि तीनों का एक तो रेट सेम है, लगभग मिलते जुलते से हैं। तो 5% का जो TDS है इस पर एप्लीकेबल है इसमें। लेकिन जो चीज़ें ध्यान में रखनी हैं, जो इंश्योरेंस कमीशन है उस पर TDS नहीं कटेगा 194D के अंदर, और लॉटरी की जो सेल है उसकी कमीशन पे भी 194G के अंदर, अगर उन दोनों केसेस के अंदर अगर 15,000 तक की अगर टोटल पेमेंट है तो TDS काटने की ज़रूरत नहीं है। 15,000 पूरे फाइनेंशियल ईयर की स्लैब है, एक साल के अंदर अगर 15,000 तक की अगर पेमेंट हो रही है इंश्योरेंस कमीशन की या फिर कमीशन ऑन सेल ऑफ लॉटरी। सेकंड है इन रिस्पेक्ट ऑफ पेमेंट अगेंस्ट इंश्योरेंस पॉलिसी। अब क्या है, जैसे हम इंश्योरेंस पॉलिसीज हम लेते हैं और 10 साल बाद मान लो इंश्योरेंस मेच्योर होगी पॉलिसी और हमें वो पेमेंट जो मिल रही है उस पर जो पेमेंट मिलेगी उस पर भी TDS कटेगा। लेकिन वो TDS पूरी की पूरी अमाउंट पे नहीं कटेगा, जितनी अमाउंट हमें मिल रही है माइनस कर दिया जाएगा जो आपने इंश्योरेंस प्रीमियम दिया है पूरे 10 सालों के अंदर, वो माइनस करने के बाद जो एक्स्ट्रा जो बफर आपको मिल रहा है उस पर जो TDS 5% का कटेगा। अब जो थर्ड मैंने जो की पॉइंट टू नोट है वो है सेक्शन 194D, जो इंश्योरेंस कमीशन है, और DA, कमीशन ऑन सेल ऑफ कमीशन इन रिस्पेक्ट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस है। इन दोनों केसेस में TDS नहीं कटेगा अगर डेक्लेरेशन 197A के अंदर, जो कि 15G और 15H का फॉर्म है, अगर उसमें डेक्लेरेशन दे दी जाती है कि उसकी कोई और इनकम का सोर्स नहीं है या वो
उस ब्रैकेट में नहीं आता। इनकम टैक्स जो उसका टैक्सेबल इनकम है वो एग्जम्प्टेड इनकम के हिसाब से है, तो उस केस के अंदर भी ये टीडीएस की जो क्लॉज है वो एप्लीकेबल नहीं रहेगी, डिक्लेरेशन के बेसिस पे वो एग्जम्प्ट रहेगा। लेकिन ये जो प्रोविज़न है वो 194G यानी कि कमीशन जो मिल रही है लॉटरी की सेल वो उस पर एप्लीकेबल नहीं है, उसमें आपका ये जो 15G और 15H नहीं चलेगा। नेक्स्ट है सेक्शन 194H, टीडीएस ऑन कमीशन अदर देन इंश्योरेंस कमीशन और ब्रोकरेज। कोई भी कमीशन, इंश्योरेंस और कमीशन और ब्रोकरेज को छोड़ के किसी भी तरह की कमीशन ऑन सेल्स है जैसे, या कोई भी कमीशन हम अपना बिजनेस प्रमोशन के लिए दे रहे हैं तो उस पर 5% का ही रहेगा टीडीएस। लेकिन उसमें कुछ पॉइंट्स है जो आपको ध्यान में रखने हैं। वही सेम पॉइंट है इंडिविजुअल एचयूएफ जिसकी टर्नओवर 1 करोड़ या रिसीट्स 50 लाख तक की हैं, बिजनेस रिसीट्स प्रोफेशनल्स की, तो उस केस के अंदर वो प्रोसीडिंग फाइनेंशियल ईयर के अंदर तो उनको टीडीएस काटने की ज़रूरत नहीं है इस सेक्शन के अंदर। और अगर पूरे साल के अंदर 15,000 तक की पेमेंट ही है कमीशन की, तब भी टीडीएस काटने की ज़रूरत नहीं है। जो एम्प्लॉयज़ या डायरेक्टर को कमीशन दी जाती है या इंसेंटिव की फॉर्म में, अदरवाइज कमीशन कह लो या कुछ भी कह लो, तो उस पे ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा, वो सैलरी कंसिडर की जाएगी और सेक्शन 192 के अंदर ही उसमें उनका जो स्लैब के हिसाब से ही टैक्स कटेगा, उसमें ये 194H सेक्शन नहीं लगेगा। No TDS on brokerage and commission of securities, but TDS will be deducted if commission or brokerage paid for commodity transaction. Securities की सेल परचेज के ऊपर अगर कोई कमीशन दे रहे हैं तो उस पर टीडीएस की क्लॉज नहीं है, लेकिन अगर कमोडिटीज़ ट्रांजेक्शन है, कमोडिटीज़ के अगेंस्ट आपको ब्रोकरेज या कमीशन मिल रही है तो टीडीएस 194H के अंदर कटेगा। अब एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है भी, अगर जो डिस्काउंट है जब वो सप्लायर अपने डिस्ट्रीब्यूटर को दे रहा है, डिस्ट्रीब्यूटर को, इसमें सेल और परचेज की ट्रांजैक्शन नहीं है, लेकिन ये डिस्काउंट जो डिस्ट्रीब्यूटरशिप के अंदर जो सप्लायर, अगर मान लो कोई जिस तरह से कोई एयरटेल के सिम्स हैं या कोई और कंपनी के सिम्स हैं, अगर वो किसी अपने डिस्ट्रीब्यूटर को दे रहा है और उसमें उसको डिस्काउंट दे रहा है, वो डिस्काउंट को कमीशन कंसिडर किया जाएगा और सेक्शन 194H उसमें लगेगा। डिस्ट्रीब्यूटर जो इस केस के अंदर वो मिडल मैन होगा, ना कि वो सेलर। बेसिकली मतलब वो परचेज सेल की ट्रांजेक्शन नहीं कर रहा, वो एक तरह से मिडल मैन अगर एक्ट कर रहा है तो उस केस के अंदर ये सेक्शन रहेगा। However, if relationship is of principal to principal, like product discount given by supplier to a buyer, stockist, dealer, then section 194H not applicable. ये थोड़ा सा ध्यान में रखने वाला है, लेकिन अगर इसी सिनेरियो में अगर वो प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल रिलेशन है, यानी कि जो बायर सेलर का रिलेशनशिप अगर रहता है, तो उस केस के अंदर अगर सेल्स प्रमोशन के लिए कल को उसने डिस्काउंट दे दिया तो क्रेडिट नोट या डेबिट नोट एक्सचेंज करके, तो उस पर ये कमीशन वाला सेक्शन नहीं लगेगा। बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है 194I, टीडीएस ऑन रेंट। ये हमारी रूटीन लाइफ में आई थिंक रहता ही है। इसमें जो है कोई भी पर्सन अगर किसी रेजिडेंट को अगर रेंट दे रहा है, तो अगर वो प्लांट और मशीनरी दे रहा है रेंट पे तो 2% का टैक्स है, लैंड बिल्डिंग या फर्नीचर दे रहा है तो 10% का रेंट रहेगा। जो पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं वही सेम। पहला पॉइंट इंडिविजुअल और एचयूएफ जिसकी टर्नओवर या ग्रॉस रिसीट्स प्रोफेशनल की दोनों 1 करोड़ या 50 लाख जो भी एप्लीकेबल, अगर पिछले साल में उससे कम है तो टीडीएस की एप्लीकेबिलिटी नहीं है। और अगर पूरे साल के अंदर जो रेंट हम दे रहे हैं 2,40,000 तक का है तो उस केस के अंदर भी टीडीएस ऑन रेंट वो जो है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। लेकिन इसमें एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, जो 2,40,000 है वो पर इसका ऑनर है। मतलब मान लो एक ही प्रॉपर्टी के अगर 2 ऑनर हैं और एक को हम 2 लाख का रेंट दे रहे हैं, दूसरे को 2 लाख का, यानी टोटल 4 लाख का हो गया, तो इस केस के अंदर टीडीएस एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि वो पर ऑनर ही देखा जाएगा। अगर 2,40,000 या उससे ज़्यादा का, 2,40,000 से ज़्यादा का अगर रेंट दोनों को जा रहा है, 2.5 लाख जा रहा है, तो दोनों के केस में कटेगा। लैंडलॉर्ड कैन गिव डेक्लेरेशन, वही ऑप्शन है लैंडलॉर्ड के पास भी अपनी डेक्लेरेशन दे 197A के अंदर और डिक्लेयर करे कि उसको जो टैक्स है वो एप्लीकेबल है नहीं इस केस के अंदर। नेक्स्ट सेक्शन है जी 194IA, टीडीएस ऑन पेमेंट ऑन ट्रांसफ़र ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। ये बैंकर्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए काफ़ी लोगों की क्वेरीज ये रहती है भी इस पर टीडीएस की क्लॉज कैसे है, जब कोई प्रॉपर्टी हम परचेज या सेल कर रहे हैं तो उस पर टीडीएस क्या क्या रहता है। तो बड़े ध्यान से समझने वाला है। कोई भी बायर जो परचेज कर रहा है, परचेज़र, और डिडक्टी इस केस के अंदर सेलर रहेगा। अगर सेलर
को जब हम पेमेंट करेंगे तो उसमें कंसिडरेशन का 1% का टैक्स काट के करेंगे। कोई भी अगर हम प्रॉपर्टी में परचेज कर रहे हैं और उसकी पेमेंट कर रहे हैं तो 1% का TDS काट के हमें पेमेंट करनी है। लेकिन उसमें क्या कंडीशन है, जो कंसिडरेशन है, पहले तो जो कंसिडरेशन के अंदर क्या क्या इंक्लूड होगा, क्लब मेंबरशिप, पार्किंग फीस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, किसी भी नेम से जो भी ओवरऑल कंसिडरेशन है उसके ऊपर ये एप्लीकेबल होगा। लेकिन ये रूरल एग्रीकल्चर लैंड अगर बाय कर रहे हैं तो उस पर एप्लीकेबल नहीं है। सॉरी। और अगर सेल्स कंसिडरेशन 50 लाख तक है तो उस केस के अंदर भी, सॉरी, लेस देन 50 लाख, अगर 50 लाख या उससे ज़्यादा है तो उसमें ये TDS जो 194IA के अंदर काटना होगा। इसमें चाहे 3 ऑनर भी हैं और तीनों मिलके भी, अगर मान लो तीनों ऑनर मिलके 55 लाख बैठता है या 60 लाख बैठता है, 20-20 लाख के 3 चेक हम दे रहे हैं, तब भी ये TDS कटेगा, क्योंकि इसमें जो ओवरऑल जो लिमिट है वो 50 लाख या उससे ज़्यादा की है, उसमें पर ऑनर नहीं है, तो ओवरऑल देखी जाएगी कंसिडरेशन अमाउंट। अगर सेलर NRI है उस केस के अंदर सेक्शन 194IA तो एप्लीकेबल नहीं होगा, लेकिन TDS 195 के अंदर डिडक्ट करना होगा। ओके, देन 194IA इज एप्लीकेबल इवन इफ प्रॉपर्टी लोकेटेड आउटसाइड इंडिया। अगर बाहर भी कोई प्रॉपर्टी की ट्रांजेक्शन हो रही है लेकिन जो पार्टीज़ हैं वो लोकल हैं, तो उस केस के अंदर भी ये TDS एप्लीकेबल होगा। ओके, परचेजर डजंट रिक्वायर टू obtain टैन इन केस। अब ये नहीं है भी हमने एक ही बार प्रॉपर्टी ज़िंदगी में अगर मान लो खरीद रहे हैं और हमें फिर ये टैन की सारी लेनी पड़ेंगी, ऐसा नहीं है। जो इसमें इनकम टैक्स ने हमें ऑप्शन दिया है भी, इस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन के लिए हमें टैन नंबर लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम टैक्स डिपॉजिट करेंगे और टैक्स डिपॉजिट करके इसका TDS डिपॉजिट होगा और उसके बाद भूल जाएंगे। मतलब उसमें कोई परमानेंटली टैन नंबर लेके TDS काटने वाला वो क्लॉज एप्लीकेबल नहीं होगा। लेकिन एक चीज़ और है, अगर सेलर पैन नहीं ओन करता तो 20% का TDS जो है वो एप्लीकेबल रहेगा। सेलर के पास अगर पैन नहीं है तो 20% के हिसाब से टैक्स काटना होगा। अगर वो कैपिटल एसेट है, प्रॉपर्टी या स्टॉक की फॉर्म में है, दोनों के केसेस में TDS की क्लॉज एप्लीकेबल है। अच्छा, एक कई बार क्या होता है, प्रॉपर्टी कंपलसरी एक्वायर कर ली जाती है किसी गवर्नमेंट अथॉरिटी के थ्रू, उस केस में ये सेक्शन 194IA के अंदर तो नहीं लगेगा, लेकिन एक और सेक्शन इंट्रोड्यूस किया है जो है 194LA, कंपलसरी एक्विजिशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो 194LA के अंदर उस पर टैक्स की प्रोविज़न है, वो हम अलग से नेक्स्ट स्लाइड में, कमिंग स्लाइड्स के अंदर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है 194IB, TDS ऑन रेंट बाय सर्टन इंडिविजुअल एंड HUF। रेंट का हमने सेक्शन 194I ऑलरेडी हमने स्टडी कर लिया। अब ये नया सेक्शन इंट्रोड्यूस हुआ है जिसमें क्या है, जो एग्जाम थे उस सेक्शन के अंदर, यानी कि एक इंडिविजुअल या HUF अगर वो बिजनेस कर रहा है तो 1 करोड़ तक की टर्नओवर, अगर वो प्रोफेशनल है, रिसीट्स हैं तो 50 लाख तक की, अगर रिसीट्स उसकी पिछले प्रोसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में थी तो वो एग्जाम था TDS काटने के लिए। बट इस सेक्शन के अंदर वो कवर हो जाता है। वो तब, और कवर क्यों होगा, अगर पर मंथ जो वो रेंट दे रहा है वो 50,000 से ज़्यादा है, अगर 50,000 पर मंथ से ज़्यादा का अगर वो रेंट दे रहा है तो वो सेक्शन 194IB के अंदर उसको टैक्स काटना होगा। हालांकि वो एग्जाम था आई के अंदर, बट इस सेक्शन के अंदर 5% के हिसाब से उसको टैक्स काटना होगा, इवन दो उसकी टर्नओवर 1 करोड़ या रिसीट्स 50 लाख से कम है तब भी काटना होगा। और इसमें क्या है, वो साल के जो लास्ट जब भी पेमेंट करेगा तब काटना है ये टैक्स। ये नहीं भी इसको मंथली बेसिस पे काटना होगा, जैसे जैसे पेमेंट करेगा एक ही बार साल के एंड में वो काट सकता है। जो डिडक्टर है या टेनेंट जिसे हम कहते हैं, टेनेंट वो रेजिडेंट भी हो सकता है, नॉन रेजिडेंट भी हो सकता है, बिल्डिंग इंडिया में हो सकती है, बाहर भी हो सकती है। और ये सिर्फ लैंड और यूज़ ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग के ऊपर ही रहेगा। जैसे उसमें फर्नीचर भी था, मशीनरी भी थी 194I के अंदर, इसमें सिर्फ लैंड एंड बिल्डिंग के अगेंस्ट ही रहेगा। इसमें भी एक चीज़ और, अब ये नहीं भी अगर सिर्फ इस रेंट के लिए ही टैन लेना पड़े, ऐसा ज़रूरी नहीं है भी टैन लेके ही करना है। अगर वो एग्जाम्प्ट है TDS के लिए एक एसेसरी और टैन की इसको ज़रूरत नहीं है, 194IB के अंदर टैक्स काट के डिपॉजिट किया जा सकता है। फ्रेंड्स, जो टैन है उसका मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूँ, क्या होता है भी टैन की एप्लीकेशन बंदा वही करता है जिसको रेगुलरली TDS काटना है। लेकिन जो एक इक्का दुक्का ट्रांजेक्शन के लिए, जैसे जो लॉ के अंदर उन्होंने मेंशन कर दिया है, इस सेक्शन के अंदर अगर TDS काटना है तो टैन की जरूरत नहीं है। सिमिलरली जैसे वो परचेज ऑफ प्रॉपर्टी के अगेंस्ट वो सेल्स कंसिडरेशन पे एक ही बार काटना है तो उसमें भी टैन लेने की जरूरत नहीं है। अगर लैंडलॉर्ड इसमें है, अगर लैंडलॉर्ड पैन ऑन नहीं करता, TDS 20% कटेगा। नेक्स्ट सेक्शन 194J, TDS ऑन फीस फॉर प्रोफेशनल टेक्निकल सर्विस और रॉयल्टी और नॉन कम्पीट फीस और डायरेक्टर सिटिंग फीस।
इन केसेस के अंदर अगर कोई भी पेमेंट हो रही है रेजिडेंट को, तो उसमें 10% का जो TDS का क्लॉज रहेगा। हाँ, इसमें एक और चीज़ है, TDS 2% के हिसाब से रहेगा इफ डिडक्टी एंगेज इन द बिजनेस और ऑपरेशन ऑफ कॉल सेंटर और फीस फॉर टेक्निकल सर्विस और रॉयल्टी विच इज इन द नेचर ऑफ कंसिडरेशन फॉर सेल डिस्ट्रीब्यूशन और एग्जीबिशन ऑफ सिनेमेटोग्राफिक फिल्म। स्पेसिफिक अगर क्लॉज पूरी होती है तो 2% है, अदरवाइज 10% ही रहेगा। वही सेम क्लॉज इंडिविजुअल एचयू ऑफ 1,50,00,000 वाली जो क्लॉज है वो इस पर भी एप्लीकेबल है। 30,000 तक अगर है एक साल के अंदर टोटल पेमेंट प्रोफेशनल फ़ीस की, तो उसमें TDS नहीं काटने की ज़रूरत, एप्लीकेबल नहीं है TDS। अगर बैंकिंग चैनल के थ्रू पेमेंट हो रही है, मतलब बाय अ नॉन रेजिडेंट, अगर किसी कोई नॉन रेजिडेंट अगर CA या लॉयर या सॉलिसिटर को अगर पेमेंट कर रहा है थ्रू बैंकिंग चैनल, तो उसमें उसको उस पर भी TDS की क्लॉज एप्लीकेबल नहीं है। अगर ये जो प्रोफेशनल सर्विसेज हैं अगर पर्सनल पर्पज़ के लिए यूज़ की जा रही हैं, ओनली पर नॉट फॉर बिजनेस और प्रोफेशन पर्पज़, तो उसमें भी TDS काटने की ज़रूरत नहीं है। और जो टर्नओवर और ये रिसीट्स अगर उसकी कम भी है 50 लाख या 1 करोड़ से, विच एवर इज़ एप्लीकेबल, तब भी TDS की क्लॉज एप्लीकेबल नहीं है। कोई सॉफ्टवेयर कोई एक्वायर कर रहा है, तो सॉफ्टवेयर की एक्वायर अगर उस पर ऑलरेडी TDS कट चुका है किसी भी ट्रांजेक्शन, मान लो A ने B को सॉफ्टवेयर बेचा तो उसमें वो TDS काट चुका था ऑलरेडी, और उस B ने C को बेच दिया तो दोबारा उसको TDS काटने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, अगर A ने भी B को जो जो सॉफ्टवेयर बेचा था वो एज सच विदाउट एनी मॉडिफिकेशन बेचा है, यानी कि एक तरह से उसने ट्रेडिंग करी है, तो उस पर भी TDS एप्लीकेबल नहीं है। हाँ, अगर वो मॉडिफाई करेगा, उसमें कुछ चीज़ें अलग करके बेचेगा, तो TDS प्रोफेशनल वाला जो TDS ऑन फीस फॉर प्रोफेशनल या रॉयल्टी जो भी रहेगा उसके अंदर उसको टैक्स काटना होगा। नेक्स्ट सेक्शन है 194K, TDS ऑन इनकम इन रिस्पेक्ट ऑफ यूनिट्स। अब ये सेक्शन के अंदर अगर यूनिट्स भी अगर पे हो रहे हैं तो उस पर भी TDS कटेगा। जो भी डिविडेंड या जो भी कोई भी इनकम अगर अगेंस्ट यूनिट्स अगर वो दी जा रही है म्यूचुअल फंड्स के थ्रू, तो उसमें फिर उसको TDS की क्लॉज रहेगी, 10% के हिसाब से TDS कट के वो पेमेंट होगी। लेकिन वो अगर 5,000 तक की अगर टोटल जो इनकम जो है वो अगर है ही 5,000 तक की, तो उसमें फिर डिविडेंड सॉरी उस पर टैक्स अंडर सेक्शन 194K नहीं एप्लीकेबल रहेगा। ये है जी सेक्शन 194L है, जिसकी मैं पिछली स्लाइड में बात कर रहा था। TDS ऑन पेमेंट ऑफ कंपनसेशन ऑन कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ एनी मूवेबल प्रॉपर्टी। अगर कोई कंपल्सरी एक्वायर हो रही है प्रॉपर्टी तो 10% का TDS रहेगा, बट एग्रीकल्चर लैंड पे एप्लीकेबल नहीं है। और अगर जो कंसिड्रेशन है टोटल जो एक्वायर करने का, अगर वो 2.5 लाख तक का है, तब भी TDS एप्लीकेबल नहीं है। और एक चीज़ और है, इस एक लास्ट जो है पॉइंट इसमें, नो TDS इफ पेमेंट इज मेड इन रिस्पेक्ट टू एनी अवार्ड और एग्रीमेंट विच हैज़ बीन एग्जम्प्टेड फ्रॉम लेवी ऑफ इनकम टैक्स। जो स्पेसिफिकली अगर कोई अवार्ड या कोई भी एग्रीमेंट जिसके अंदर ये TDS एग्जाम्प्ट है, इनकम टैक्स ही एग्जाम्प्ट है जिसके अंदर, जिस ट्रांजेक्शन के अंदर, तो उस पर भी ये TDS इस सेक्शन के अंदर नहीं लगेगा। नेक्स्ट सेक्शन है TDS, नया सेक्शन है जी, इंट्रोड्यूस हुआ 194M। ये सेक्शन ये कहता है जो 194C, 194H या 194J के अंदर टैक्स अगर नहीं कटा था, उसमें अगर एप्लीकेबिलिटी नहीं थी इन सेक्शंस की, तो वो 194M के अंदर TDS काटा जाएगा 5% के हिसाब से। लेकिन इसमें जो है इसमें ऑल इंडिविजुअल HUF, मतलब सारे इंडिविजुअल HUF कवर्ड रहेंगे जो 194M के अंदर, जिनकी टर्नओवर 1 करोड़ से कम भी थी, 50 लाख से कम की रिसीट्स हैं, वो भी एप्लीकेबल, उन पर भी एप्लीकेबल रहेगा। इसमें TDS किस किस रीज़न से कटेगा? अगर वो कॉन्ट्रेक्चुअल नेचर की पेमेंट है, कमीशन या ब्रोकरेज की है, या प्रोफेशनल फीस की पेमेंट है। लेकिन जो मेन रीज़न है इस सेक्शन को इंट्रोड्यूस करने का वो ये है, अगर एक साल के अंदर 50 लाख से ज़्यादा की अगर पेमेंट हो रही है इस किसी भी सेक्शन के अंदर, मतलब किसी भी नेचर की पेमेंट, ये वाली जो 3 मेंशन करी हैं, प्रोफेशनल, कमीशन या कॉन्ट्रैक्ट नेचर की, अगर 50 लाख से ज़्यादा है, तब ये सेक्शन एप्लीकेबल है। मतलब मान लो एक एक बिजनेसमैन जो अपनी जो ड्यू टू नॉट ऑडिटेबल, यानी कि 1 करोड़ तक की जिसकी टर्नओवर थी पिछले फाइनेंशियल ईयर में, उस पर टैक्स काटने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब वो अगर अगर वो एक साल के अंदर 50 लाख से ज़्यादा की अगर पेमेंट कर रहा है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट की या फिर किसी भी प्रोफेशनल को, या कोई कमीशन या ब्रोकरेज, तो उस केस के अंदर उसको 194M के अंदर TDS काटना पड़ेगा। और इस केस इसमें भी क्योंकि ये स्पेसिफिक है तो टैन की ज़रूरत नहीं है, टैन के लिए
मैंडेटरी नहीं है उस केस के अंदर। असेसिंग ऑफिसर एक सर्टिफिकेट इशू कर सकता है कि टैक्स ना काटा जाए या लोअर टैक्स काटा जाए, वो सेसी की रिक्वेस्ट के ऊपर है, वो सर्कमस्टेंसेस को देख के वो रिक्वेस्ट कंसिडर कर सकता है। नेक्स्ट सेक्शन है जो नया सेक्शन 194N है, टीडीएस ऑन पेमेंट ऑफ सर्टेन अमाउंट इन कैश। कोई भी बैंक, कोऑपरेटिव बैंक या पोस्ट ऑफिस अगर किसी रेजिडेंस को कोई पेमेंट कर रहा है कैश में, मतलब पूरी, चाहे वो विड्रॉल की फॉर्म में है जो भी है, तो 2% का टीडीएस कटेगा। लेकिन उसमें क्लॉज है, अगर एक साल में 1 करोड़ से ज़्यादा की पेमेंट है तभी ये सेक्शन एप्लीकेबल रहेगा, और उसमें पूरी की पूरी अमाउंट पे टीडीएस काटना होगा। मतलब एक साल के अंदर 1 करोड़ से ज़्यादा का विड्रॉल कर लिया है कैश की फॉर्म के अंदर, एक या दो अकाउंट उसी बैंक के अंदर, एक या दो अकाउंट है, सारे बैंक्स को क्लब करके ये कंसिडर होगा, और 1 करोड़ से ज़्यादा अगर बनते हैं तो 2% का टीडीएस उस ओवरऑल विड्रॉल पे कटेगा। ओके, एक इसमें ये पॉइंट है भी, अगर रिसिपिएंट ने अगर आईटीआर ही नहीं फाइल करी पिछले 3 साल के अंदर, तो टीडीएस जो है वो 2% की जगह जो है वो 5% का कटेगा। मतलब 20, लेकिन उसमें उनको उसमें स्लैब बना दी गई है, 20 लाख तक के लिए 2% का कटेगा, और 20 से 1 करोड़ के ऊपर 5% कटेगा। लेकिन ये मतलब प्रैक्टिकली क्यों, किस तरह से ये एप्लीकेबल होगी, क्योंकि आईटीआर बैंक देखेगा इसने आईटीआर फाइल करी है कि नहीं करी, वो थोड़ा सा चंबा है। तो बेसिकली मोटा मोटा हमें ये समझना है, 2% का अगर 1 करोड़ से ज़्यादा का कैश विड्रॉल रहता है बैंक से, तो वो बैंक लाइबल है 2% टैक्स काटने के लिए। अगर पैन नहीं है, बंदे का पैन ही नहीं है, आधार के बेस पे अगर अकाउंट खुला है और ऊपर से 1 करोड़ से ज़्यादा की विड्रॉल हैं, तो 20% का जो टैक्स है वो टैक्स रेट 20% के हिसाब से कटेगा। एसएससी ऑफिसर के पास कोई राइट नहीं है इसके अंदर भी वो कोई इशू करे सर्टिफिकेट कि टैक्स ना कटे या उसको कम कटे, ऐसा कोई भी राइट एसएससी ऑफिसर को नहीं दिया गया है। नेक्स्ट सेक्शन है जी, जो लास्ट सेक्शन इस स्लाइड का, वो है टीडीएस ऑन पेमेंट ऑफ सर्टन अमाउंट बाय ई कॉमर्स ऑपरेटर टू ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट। अब आजकल सारा कुछ गवर्नमेंट को छोड़ती नहीं है, अब ई कॉमर्स काफ़ी ज़्यादा मतलब हॉट है इस टाइम पे, सारी पेमेंट परचेज ट्रांजेक्शन्स काफ़ी कुछ होती हैं ऑनलाइन, तो उसको भी, उस पर भी उन्होंने जो टीडीएस की क्लॉज लगा दी है। जो भी ऑपरेटर हैं, जो भी पार्टिसिपेंट है, उसको अगर पेमेंट करेंगे तो 1% का टैक्स काटेंगे, लेकिन वो सारे केसेस में नहीं है, इसमें रिलैक्सेशन है, वो आप देख लें। ये जो है, पहले तो टीडीएस इज ऑन सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट बाय ई कॉमर्स ऑपरेटर थ्रू डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म। डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म के थ्रू ही ट्रांजेक्शन होती हैं जी सारी। अच्छा, अगर इंडिविजुअल या एचयूएफ जिसकी ग्रॉस अमाउंट ऑफ सेल सर्विस डज नॉट एक्सीड 5 लैक्स, अगर मान लो एक अमेजोन के थ्रू आप कुछ बेच रहे हो और 5 लाख तक की अगर सेल है आपकी, और पैन और आधार आपने फर्निश किया हुआ है, तो आप पे आपकी जो परचेज जो आपकी सेल है उसके ऊपर जो पेमेंट आएगी उस पर टीडीएस नहीं कटेगा। अगर पूरे साल के अंदर 5 लाख तक की, अगर 5 लाख से ज़्यादा की आप सेल कर रहे हो, तो आपका टैक्स कट के आपको ई कॉमर्स जो ऑपरेटर्स हैं आपकी पेमेंट करेंगे। अगर पैन और आधार फर्निश नहीं करते हो आप, तो 5% का टैक्स कटेगा, जो 1% की जगह 5 का कटेगा। जो नॉन रेजिडेंट ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट हैं, मतलब जो मतलब एक मान लो अमेजोन कोई इंडिया की साइड उठा लो, अगर उसमें कोई नॉन रेजिडेंट अगर वो पार्टिसिपेट कर रहा है तो उस पर टीडीएस की क्लॉज नहीं है। लेकिन जो ई कॉमर्स ऑपरेटर है वो रेजिडेंट हो चाहे नॉन रेजिडेंट हो, चाहे इंडिया का हो चाहे बाहर का हो, उसको टीडीएस काटना ही होगा, उस पर ही एप्लीकेबल रहेगी। सेक्शन नॉट एप्लीकेबल ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट कंडक्ट बिजनेस थ्रू ओन वेबसाइट। जो पार्टिसिपेंट है, अगर हम लोग भी अपनी खुद की वेबसाइट के थ्रू ही अगर ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, तो उस पर ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं है। सेक्शन ओवर रूल द एंटायर चैप्टर ऑफ टीडीएस। टीडीएस अंडर एनी अदर सेक्शन इज नॉट एप्लीकेबल। अगर मान लो इसमें कमीशन भी इन्वॉल्व है, तो कमीशन वाले सेक्शन इसमें नहीं लगेंगे। जिसमें ये 194O लग गया, तो सिर्फ इसी सेक्शन के अंदर ही टीडीएस कटेगा और किसी सेक्शन के अंदर टीडीएस नहीं कटेगा। सो फ्रेंड्स, ये थी सारी स्लाइड्स टीडीएस के सेक्शंस के ऊपर। मैंने कोशिश करी है एक एक स्लाइड के अंदर मोटी मोटी सारी पिक्चर प्रेजेंट करने की। अगर आपको लगता है ये स्लाइड्स आपको चाहिए या थोड़ी इन्फॉर्मेटिव है, एक स्नैपशॉट अच्छा लगा है, तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो। और अच्छा लगेगा अगर आप मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, थोड़ा सा एक टू टेक वी जस्ट टू नेक्स्ट लेवल। थोड़ा आगे कोशिश करूँगा अच्छी अच्छी वीडियोज़ और डालने की, अगर तभी कर पाऊँगा जब आप थोड़ा सा अप्रिसिएशन किसी भी फॉर्म में अगर करोगे। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।